हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोगों ने देखा था एटम के बारे में। मैंने बताया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको कहा था कि आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या और परमाणु भार 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का याद कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग याद कर लिए होंगे। ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या और परमाणु भार जो है वो 1 से लेकर 30 तक याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रूर आप लोग याद कर लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि परमाणु संख्या जो है वो क्या है। तो परमाणु संख्या मैंने बताया था कि परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है जब परमाणु उदासीन हो। यानी मैंने बताया था कि अगर हमें परमाणु संख्या याद रहे किसी भी तत्व का, तो हम लोग उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संख्या बता सकते हैं और प्रोटॉन का संख्या बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, आप अगर याद कर लिए हैं इसको, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा। यही मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, हम लोग ध्यान दें अगर, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उन्होंने देखा था। तो परमाणु द्रव्यमान अगर हमें याद रहता है किसी भी तत्व का, अगर परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हमें याद है, तो उसकी मदद से हम लोग न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेंगे। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो 23 माइनस 11 आप कीजिएगा, तो 23 माइनस 11 करने पर आपको क्या आता है? 12 आता है। 23 माइनस 11 करने पर आपको क्या आता है? 12 आता है। तो ये जो 12 आ गया, ये न्यूट्रॉन का संख्या आपको निकल गया। 12 आपको क्या निकल गया? न्यूट्रॉन का संख्या आपको निकल गया। तो ये सब बातें मैंने बताई थी। फिर मैंने आपको अणु के बारे में बताया था कि अणु जो है वो क्या है। नहीं, अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल दिया था। प्लीज पीछे का जरूर रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप पहले से भी जानते हैं, फिर भी ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको रिवीजन जरूर करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग क्या है, तो वो हम लोग को देखना है। जैसे आज का टॉपिक हम लोगों ने लिखा हुआ है आयन। आयन बहुत कॉमन सा वर्ड है जो आप पहले से भी जानते हैं। आयन किसे कहते हैं? तो हम लोग कहा जाता है कि आवेशित कणों को आयन कहते हैं। हम लोग कहा जाता है आवेशित कणों को आयन कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक, अब आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है धनायन और एक होता है आपका ऋणायन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनायन और एक होता है आपका ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में केटायन कहते हैं, नहीं, और ऋणायन को इंग्लिश में एनायन कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। धनायन को इंग्लिश में केटायन कहते हैं और ऋणायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक, अब ये बात आप भी समझते हैं अगर देखा जाए तो। धनायन का मतलब अगर देखें हम लोग, तो धनायन का मतलब हम लोग समझते हैं कि धनायन का मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो, और ऋणायन का मतलब जिस पर माइनस चार्ज हो। ठीक, तो जैसे धनायन का हम लोग एग्जाम्पल लें, तो धनायन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? धनायन के अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जिन पर भी प्लस चार्ज हो, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर Na+, ये आपका धनायन है। Ca पर 2+, ये आपका धनायन है। नहीं, ध्यान रखना है, हम लोगों का अल्मुनियम पर 3+, तो ये भी आपका क्या है? धनायन है। जिन पर भी धन आवेश होता है वो सब क्या होते हैं? धनायन होते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक, अब जैसे कुछ इस तरह के भी धनायन होते हैं, NO2+, ये सब आणविक धनायन है। ठीक है, हम लोग को देखा जाए यहाँ पर तो NO2+ आपका आ गया, ये आपका आणविक धनायन है। आप NO+ ले सकते हैं, ये भी आपका आणविक धनायन है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, जिन पर भी प्लस चार्ज होता है, जिन पर भी धन आवेश उपस्थित रहे, वो सब क्या है? धनायन है। हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये धनायन के बारे में आपको बताया गया। सेम एज अगर हम ऋणायन की बात करते हैं, तो जिन पर भी ऋण आवेश होता है, नहीं, तो ऋण आवेश जैसे आप बोलते हो एग्जाम्पल में F-, हम लोग बोलते हैं Cl-, हम लोग बोलते हैं Br-, नहीं, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल दें O पर 2-, यहाँ पर हम लोग बोल दें NO3 पर 1-, यहाँ पर हम लोग बोल दें PO4 पर 3-, नहीं, यहाँ पर हम लोग बोल दें C2O4 पर 2-, etc।
ये सब जो हैं इन सभी पर ऋण आवेश है, तो सभी पर ऋण आवेश है तो सब किसके एग्जाम्पल होंगे? ऋणायन के एग्जाम्पल होंगे। ध्यान रखना है, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? तो ये सब आपको ऋणायन के एग्जाम्पल होंगे, वही मैंने आपको यहाँ बताया। अब धनायन जो है, कोई भी परमाणु धनायन का निर्माण कब करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी परमाणु या अणु जो है धनायन का निर्माण कब होता है? नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है कोई भी परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धनायन का निर्माण होता है, तो धनायन का निर्माण होता है। कोई भी परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी उस पर धन आवेश आएगा। ध्यान रखना है, तभी उस पर क्या आएगा? धन आवेश आएगा। तो कोई भी परमाणु धनायन कब बनता है भाई? तो कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखो तो जैसे हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि मान लो आप सोडियम लेते हो, ठीक है, तो सोडियम के पास आप जानते हो कि इसके पास 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 11 गो माइनस होता है, 11 गो इसके पास प्रोटॉन होता है, यानी 11 गो धन आवेश होता है। अब सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, देखो तो अगर सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो यहाँ पर सोडियम पर हम लोग क्या आ जाएगा? Na पर 1+। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर एक धन आवेश आएगा। कैसे आएगा? तो देख लो, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, त्याग यानी किसी को दे दिया, तो अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 को माइनस बच जाएगा। प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रोटॉन अभी भी उतना ही है, यानी 11 को प्लस। तो 11 प्लस में से 10 माइनस घटाएंगे तो एक प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो वही मैंने 1 प्लस यहाँ दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सोडियम देखा जाए जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर क्या आ रहा है? धन आवेश आ रहा है। ठीक, तो कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना उस पर धन आवेश आता है। मैंने क्या कहा कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना उस पर क्या आता है? धन आवेश आता है। जैसे सोडियम देखो, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर एक धन आवेश आया। सेम एज अगर हम यहाँ लिखते हैं कि कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो निश्चित रूप से कैल्शियम पर कितना धन आवेश आएगा? 2 धन आवेश आएगा, Ca2+ आएगा। देख लो, ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। सेम एज अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, कि अगर हम लोग का एल्युमिनियम दिया हुआ है तो एल्युमिनियम अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एल्युमिनियम जो होगा उस पर कितना धन आवेश आएगा भाई? तो 3 धन आवेश आएगा, 3+ आएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2 धन आवेश आएगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर 3 धन आवेश आएगा। अब जैसे अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, तो इसमें 13 गो इलेक्ट्रॉन है और इसमें 13 गो प्रोटॉन है, ये हम लोग लिख दिए। अब Al3+ है, तो Al3+ में यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, यानी कि अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अल्युमिनियम के पास जब उदासीन था भाई, ध्यान रखो, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 13। अब जब वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10 गो, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। और इसके पास प्रोटॉन कितना रहेगा? तो प्रोटॉन उतना ही रहेगा। प्रोटॉन की संख्या में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा, हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा क्या भाई, कि उदासीन अल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस पर 3 को प्लस जैसा ही आएगा तो उसमें 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। 3 प्लस का मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्लस चार्ज आने से प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। क्योंकि अल्युमिनियम पर जो प्लस चार्ज आया तो वो प्लस चार्ज किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण आया। नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल गया परमाणु में से, तो अगर परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन नहीं निकला, न्यूट्रॉन नहीं निकला। तो इस प्लस चार्ज से प्रोटॉन की संख्या पर और इस प्लस चार्ज से प्रोटॉन की संख्या पर और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलो, जैसे हम लोग अब ऋणायन की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश किया जाए। हम लोग ऋणायन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तब ऋणायन का निर्माण होता है। यानी कोई भी परमाणु या अणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तब ऋणायन का निर्माण होता है।
जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मान लो हम पहला एग्जांपल फ्लोरीन ही लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 9। तो 9 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 9 गो, यानी 9 माइनस, और इसमें प्रोटॉन भी कितना आएगा, 9, यानी 9 गो प्लस। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं भाई, अगर इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आपका क्या यहाँ से बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा F माइनस। कैसे बन गया, कैसे F पर एक माइनस आ गया, नहीं तो एक माइनस कैसे आएगा भाई, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जुड़ गया, 9 में से एक जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी भी उतना ही है, 9 गो प्रोटोने हैं, ध्यान रखना है। तो 10 गो माइनस है और 9 गो प्लस है, तो घटाएंगे 10 गो माइनस में से 9 गो प्लस, तो क्या एगो -1 नहीं आएगा, आएगा, तो वही मैंने -1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। सेम एज आप बात करते हो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर 8 होता है तो इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 8 गो क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ऐड कर दें, तो ऐड करने पर हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो O पर अब 2 माइनस आ जाएगा, कैसे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया इसलिए 2 माइनस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उतना ही माइनस चार्ज चला आता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, 2 गो इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कय गो हो गया, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं 8 गो प्रोटॉन पहले भी था, अभी भी 8 गो प्रोटॉन यहाँ पर रहेगा, नहीं तो 10 गो माइनस और 8 गो प्लस, तो जब घटाएंगे तो क्या 2 गो माइनस नहीं आएगा, तो वही 2 माइनस लिखा गया है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि किसी भी परमाणु पर या अणु पर, किसी भी परमाणु पर या अणु पर जब धन आवेश आता है या ऋण आवेश आता है, तो धन आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ऋण आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की अधिकाय हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इस धन आवेश और ऋण आवेश आने के कारण प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रोटॉन की संख्या पर और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो, तो उसी बात को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो उस बात को यहाँ लिख सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि किसी भी, यहां से लिखना चाहते हैं हम लोग कि किसी भी परमाणु या अणु पर धन आवेश आने से, धन आवेश आने से उन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु या अणु पर धन आवेश आने से उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, सही बात है। चलो यहां पर दूसरा पॉइंट, किसी भी परमाणु, जैसे इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। देखो तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहां से करना चाहें, नहीं तो मान लो हमको कोई बोल दिया यहां से भाई कि जैसे NO2+ दिया गया है, नहीं अब NO2+ में आपसे कोई कह दिया कि इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन का संख्या बताओ और इसमें प्रोटॉन का संख्या बताओ कितना होगा। NO2+ दिया गया और NO2+ में आपसे क्या कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बताओ और प्रोटॉन का संख्या बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बताना है, तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या जब जोड़ते हैं, सभी तत्वों का परमाणु संख्या जोड़ने से हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है। चलो तो परमाणु संख्या जोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7, ऑक्सीजन का 8, तो 2 गो है तो 8 दूना 16 कर दिए, तो 16 7 कितना आ जाएगा, 23, 16 7 कितना आ जाएगा, 23, तो ये 23 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 23, प्रोटॉन का संख्या भी 23, लेकिन इस NO2 पर एक प्लस आ गया, तो प्लस आने से क्या प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। यहाँ पर +1 चार्ज है तो इसमें से हम -1 घटाएंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 22, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो अगर इस पर प्लस चार्ज नहीं होता, अगर इस पर प्लस चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या बराबर होता। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या एक से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। हम लोग यहां से देखें अगर, तो हम लोग को मान लो दिया गया NO प्लस, मान लो दिया गया NO प्लस, इसमें हम लोग को देखना है। तो चलो हम लोग यहां से देखा जाए तो कोई पूछ दिया कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा और प्रोटॉन बताओ कितना होगा। तो चलो, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, नहीं तो ये कितना हो गया 8 7 15। अगर ये प्लस चार्ज नहीं होता, तो अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं होता तो इसका संख्या भी 15 होता और इसका संख्या भी क्या होता 15 होता, अगर ये उदासीन होता तो। नहीं, लेकिन इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आने से प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या एक से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको आ जाएगा 14 आंसर आएगा, और प्रोटॉन का आंसर कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन 14 आएगा और प्रोटॉन का आंसर कितना आएगा 15 आएगा। तो जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या देखो प्रोटॉन के सापेक्ष में कम हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से क्या हो गया, कम हो गया। ये 23 है, ये 22 है। नहीं तो ये डिफरेंस हम लोग का आने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख लो कम हो गई कि नहीं, होनी चाहिए थी 23, लेकिन प्लस आने से एक कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां से हम लोग ध्यान दें अगर, देखो तो चलिए दूसरे पॉइंट पे आए। ये तो बात हो गई धनायन की। तो धनायन किसी भी परमाणु या अणु पर धन आवेश आने से उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो सेम एज अगर इनायन के बारे में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि किसी भी अणु या परमाणु, किसी भी अणु या परमाणु पर ऋण आवेश आने से ऋण आवेश आने से, किसी भी अणु या परमाणु पर ऋण आवेश आने से उन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान रखना है, किसी भी अणु या परमाणु पर ऋण आवेश आने से उन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई आपको दे दिया यहाँ से SO4, इस पर दे दिया 2- और आपको बोल दिया कि SO4 2- में बताओ बाबू कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा और प्रोटॉन कितना होगा। ये दो चीजें आपसे पूछी गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का सिंपल नियम जो पिछले बार मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो मैंने क्या बताया था कि आपको सभी का परमाणु संख्या जोड़ देना है। तो अगर हम लोग परमाणु संख्या जोड़ते हैं तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 8, तो और चौका 32। अब 16 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 48। तो अगर ये माइनस चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन भी 48 होता भाई, और प्रोटॉन भी कितना होता 48 होता। लेकिन जैसे ही ये 2- आया, तो 2- आने से प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 2- आने से इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 से बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, -2 है तो ये नहीं कि घटा मत दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, घटा मत दीजिएगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें भी बढ़ेगा, नहीं ऋण आवेश जिसमें भी बढ़ेगा तो ऋण आवेशित वो पूरा अणु हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो 48 + 2, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें आ जाएगा 50, अब प्रोटॉन उतना ही रह जाएगा। तो देख लो प्रोटॉन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने भी कहा किसी भी अणु या परमाणु पर ऋण आवेश आने से उन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कोई करके देख लो। हम लोग मान लो यहां से लिखते हैं PO4 3- लिखते हैं, PO4 पर 3-। अब इसमें कोई कह दिया कि बाबू इसमें तुम इलेक्ट्रॉन निकालो और इसमें प्रोटॉन निकालो कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा और प्रोटॉन का संख्या कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं। सबका परमाणु संख्या जोड़ो। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16, प्लस ऑक्सीजन का 8, तो और चौका 32, नहीं यहाँ पे फास्फोरस का 15, 16 सल्फर का होता है, इसका नहीं होता है। चलिए फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 15 होता है।
ठीक है, और इसका होता है 8, तो 8 चौका 32, ध्यान रखना है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ने पे कितना आएगा, 5 और 2 7, 5 2 7 और 3 और 1 4, 47। यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो 47 आ जाएगा। तो अगर इस पर माइनस चार्ज नहीं होता तब इलेक्ट्रॉन भी 47 और प्रोटॉन भी 47, क्योंकि उदासीन जब होते हैं तो बताया गया उदासीन कणों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन ये उदासीन कण नहीं है भाई, ये आयन हो गए, नहीं, इन पर ऋण आवेश और धन आवेश आने लगा। तो जैसे ही ऋण आवेश और धन आवेश आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या अलग हो जाएगी। परमाणु जब उदासीन होते हैं या अणु जब उदासीन होते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया 47 और प्रोटॉन भी कितना आ गया, 47 आ गया आपको। ठीक है, तो 47 और 47 आ गया, लेकिन ये 3 माइनस आ गया, तो 3 माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 50, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 50 और प्रोटॉन 47 का 47 बना रह जाएगा, जो कि उदासीन में रहता या आवेश आने के बाद रहता। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि धन आवेश या ऋण आवेश आने से, धन आवेश या ऋण आवेश आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है। धन आवेश या ऋण आवेश आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम यहां लिख रहे हैं कि धन आवेश या ऋण आवेश के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन तथा अणुभार या परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो धन आवेश या ऋण आवेश आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, ध्यान रखना है। प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, ध्यान रखना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, इनको जोड़कर ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको जोड़कर ही परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। तो जब धन आवेश और ऋण आवेश आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या प्रभावित नहीं होता है, तो क्या परमाणु भार या आणविक भार प्रभावित होगा? तो नहीं, परमाणु भार और आणविक भार भी प्रभावित नहीं होगा। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, उनको से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखा जाए, जैसे हम लोग यहां से एग्जाम्पल करना चाहें तो देखो, तो देखा जाए, जैसे मान लो अभी हम लोग देख रहे थे SO4 माइनस का ही। अब तुमसे कोई कह दिया कि भाई SO4 माइनस में आपको क्या क्या निकालना है, तो कोई बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालो, प्रोटॉन का संख्या निकालो, न्यूट्रॉन का संख्या निकालो, नहीं, और इसका द्रव्यमान निकालो, इसका आयनिक द्रव्यमान निकालो। आयनिक द्रव्यमान आपसे बोल रहा है कि भाई इसका आयनिक द्रव्यमान जो है वो आप निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलो निकालते हैं। यहाँ सल्फर का देखा जाए तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए परमाणु संख्या जोड़ते हैं, तो पहले परमाणु संख्या निकालते। इसका परमाणु संख्या होता है 16, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 चौका 32, 16 32 कितना, 48 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये उदासीन होता तो इलेक्ट्रॉन भी होता 48, प्रोटॉन भी होता 48, लेकिन इस पर 2 माइनस चार्ज है तो इसमें +2 जोड़ देंगे और ये कितना हो जाएगा, 50। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपको 50 और प्रोटॉन आ जाएगा आपको 48। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग को पता है, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या चाहिए भाई, तो पहले इसका द्रव्यमान चाहिए, पहले इसका द्रव्यमान चाहिए और तब माइनस प्रोटॉन का संख्या करना पड़ेगा, जो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालते हैं। चलो फिर से यहाँ लिखते हैं SO4 माइनस। तो अगर SO4 माइनस है तो इसका द्रव्यमान निकालो, तो द्रव्यमान निकालोगे तो सल्फर का द्रव्यमान होता है 32 भाई, ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौका 64, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 96। ध्यान रखना है, इस 2 माइनस से, ये 2 माइनस लिखा हुआ है, इस 2 माइनस से इस भार पर ये हम लोग का 96 AMU आ गया।
तो इस भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। इस 2 माइनस के आने से इस भार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आयनिक द्रव्यमान में +2 कर मत दीजिएगा, चाहे -2 मत घटा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आयनिक द्रव्यमान में सीधा सीधी क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि सल्फर का भार ऑक्सीजन का भार जोड़ देना है। इस 2 - 2 प्लस से कोनो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आयनिक द्रव्यमान कितना लिखेंगे भाई, 96। तो आयनिक द्रव्यमान 96 लिखेंगे, ध्यान रखना है। इस 2 माइनस ये जो 2 माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना होता, तो न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान कितना है भाई, 96 माइनस हमको प्रोटॉन का संख्या कितना है, तो 48 है। नहीं तो हमको न्यूट्रॉन का संख्या भी कितना आता, 48। 48 गुना 96 होता है। तो इस तरह से आप SO4 2 माइनस में निकाल सकते थे। जैसे मान लो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपको धनायन वाला ही, NO2 प्लस दिया गया। अब इसमें कोई कह दिया कि बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें प्रोटॉन निकालो और इसमें आप न्यूट्रॉन निकालो, कोई बोल दिया नहीं, और इसका आयनिक द्रव्यमान निकालो, कोई बोल दिया आपको इसका आयनिक द्रव्यमान निकालो। तो अगर हमको इसका सब कुछ निकालना है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन इसका परमाणु संख्या कितना भाई, तो 7, इसका 8 होता है। तो 7 8 दूना 16, तो 16 और 7 23। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 23 होता, प्रोटॉन का संख्या भी 23 होता अगर ये उदासीन होता, लेकिन इस पर प्लस चार्ज है तो हम -1 कर देंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 22 होगा और प्रोटॉन का संख्या 23 होगा। अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे, चलो भाई। तो यहाँ पे NO2 प्लस का हम द्रव्यमान निकालते हैं, NO2 प्लस। अब द्रव्यमान को भी इस प्लस से कोनो मतलब नहीं है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना, 14, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था, 16 दूना 32। नहीं अब इसको जोड़ देंगे तो यहां से हम लोग आ जाएगा 4 2 6 और 3 और 1 4, 46। 4 2 6 और 3 और 1 4, 46 आ जाएगा। तो आयनिक द्रव्यमान आपको आ गया 46, तो आप 46 रख देंगे। देख लो इस 46 में इस प्लस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्लस से कोनो मतलब इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। बस आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको जोड़ देना है। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो 46 कर देंगे और माइनस में से प्रोटॉन घटा देंगे 23। तो 46 में से 23 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 23। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का संख्या भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, देख लीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज है, इसको आपको बस केयर करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मान लो हम यहाँ पर दे दिए जिनका आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप उसको निकालेंगे। देखा जाए हम लोग को यहाँ से दिया गया कुछ क्वेश्चन, यहाँ से देखो तो हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है। अब ये सब दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए, उनको आपको निकालना है। देखिए तो जैसे हम लोग देखें अगर, तो आपको पहला यहाँ पे दिया गया पहला यहाँ पर आपको दिया गया, मान लेते हैं परमाणु से शुरू करते हैं, Ca2 प्लस। अब Ca2 प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान आप सब निकालेंगे, ठीक है। दूसरा हमने दे दिया आपको यहाँ से कुछ भी O पर 2 माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान आप निकालेंगे। तीसरा हमने आपको दे दिया यहाँ से Mg पर 2 प्लस, इसका आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान। चलिए वैसे ही मैंने आपको दे दिया यहाँ से अब C2O4 पर 2 माइनस, इसमें भी आपको वही निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान। यहाँ से पांचवा क्वेश्चन हम दे दिए, अब कुछ अणु दे रहे हैं, जैसे CaCO3 आपको दिया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान आपको निकालना है। जैसे हमने छठा आपको दे दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान निकालना है, छठा है। सातवां पे आ जाए, सातवां हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से, मान लो यूज में हम लोग का आता है H2SO4, तो H2SO4 में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। मान लो आठवां हम दे दिया आपको HNO3 में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। चलो फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन आएगा हम लोग का अब, 6 7 8 और यहाँ से अब 9। नहीं अब इसमें हम लोग देखते हैं अगर, तो कुछ और आयन हम लेते हैं, जैसे हम लोग का दे दिया गया SO3 पर 2 माइनस, इसमें आपको निकालना है। जैसे 10 नंबर में हम लोग को दे दिया गया यहाँ पर PO4 पर 3 माइनस, फॉस्फेट आयन में आपको निकालना है। 11 नंबर आपको दे दिया गया NO प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। 12 नंबर में आपको दे दिया गया
यहाँ से एसीटेट आयन मान लेते हैं CH3COO-। इस सब में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। 13 नंबर में मान लीजिए आपको दे दिया गया, 13 नंबर में आपको हमने दे दिया कुछ भी, यहाँ से आपको चलो H2SO3, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। 14 नंबर में मैंने आपको दे दिया, यहाँ से नाइट्रस एसिड लिख लीजिए HNO2, इसका यूज कर लीजिए। 15 नंबर में एक यूरिया लिख लीजिए NH2CO NH2, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका जो C है ये कार्बन है भाई, और यहाँ पर जो O है ये आपका ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये आपका कोबाल्ट है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है आपके, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैंने आपको आयन के बारे में पढ़ाया कि आपके आयन जो हैं वो कैसे हम लोग क्या है आयन, और आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयनिक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको बताया गया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नहीं, अब इन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे और जहां भी दिक्कत होगा वहां हमसे पूछेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।